हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग रेलवे डीएफसीसीएल के एग्जामिनेशन का जो हमने सीरीज शुरू किया है उसका हम लोग पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गाइस, आज हम लोग एसी फंडामेंटल के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। इसमें हमें काफ़ी चांसेस बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाए, जो हम लोग कॉन्सेप्ट आज सेशन में डिस्कस करने वाले। काफ़ी न्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले। देखिए कुछ सेशन जो है हमारे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए कॉमन है। आप तो अगर जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव के सेशन के लिए, उनको भी ये सेशन काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पोस्ट कोड जो है हमारे 22, उसमें 24 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, 96 क्वेश्चन आपके जो है टेक्निकल के पूछे जाते हैं। इस तरीके से 120 क्वेश्चंस का आपका कंप्लीटली पेपर रहता है। अगर हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें 60 का रेशियो रहता है, 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के और 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के। इस तरीके से आपका सिलेबस रहता है। प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 2018 में, ठीक है, रेलवे डीएफसीसीएल का जो एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, उसके जो 96 क्वेश्चन थे हमने डिस्कस करा चुके। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम एंड मटेरियल सिस्टम, इसके ऐसे मिलाते हमने कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन में 96 क्वेश्चन इसके ऑलरेडी डिस्कस करा चुके। 24 क्वेश्चन की जो सीरीज है आपकी जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग की हमारे कोचिफाई चैनल पे शुरू है। उसका फर्स्ट सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सेकंड सेशन भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि अभी हमने रिसेंटली अपलोड कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि आपके कंप्लीट 1074 पोस्ट जो डीएफसीसीएल ने रिक्रूट किए, उन्होंने रिलीज कर दिए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव और सभी पोस्ट के लिए ये सेशन में कॉमन है, आप उसको जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किए। अभी हमारा रिसेंट सेशन जो था वो हमारा सर्किट एनालिसिस के जो नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो था हमारा सेशन नंबर 6। अगर आपने सारे ये जो सेशन अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ इसको जाके देखिएगा। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप जो प्लेलिस्ट है इंडिविजुअल 2 ही हमारे पास प्लेलिस्ट है, एक तो आपकी नॉन टेक्निकल की और एक तो आपकी टेक्निकल की। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक प्रोवाइड करा के रखी है, वहाँ पे आप जाके सारे जो इंडिविजुअल सेशन है जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज। ठीक है, जो इफेक्टिव वैल्यू रहती है करंट की उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू। ध्यान में रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर जिसको हम लोग कहते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या रहती है हमारी, वो रहती है इफेक्टिव वैल्यू। देखिए इंस्टेंटेनियस करंट, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये जानना आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। पीक वैल्यू क्या रहती है, ये रहती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हो गया हमारी पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, ये हो गया हमारी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आई एवरेज से थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज ध्यान में रखना होगा। इंस्टाग्राम पेज पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट अपलोड करा थी, हालांकि हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी ये मैंने जो इंपॉर्टेंट चार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट करके रखा है, जहाँ पे आपको ये कॉमनली पूछा जाता है फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आई एवरेज, वी एवरेज, आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से जो कन्वर्जन के जो छोटे टिप्स है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किए। स्पेसिफिकली ये चार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या है, साइन वेव का आरएमएस वैल्यू क्या रहता है, फैक्टर क्या है, पीक फैक्टर क्या है हमारा, फॉर्म फैक्टर कितना रहता है, ट्रायंगुलर वेव का, स्क्वायर वेव का क्या फॉर्म फैक्टर रहता है, सॉ टूथ वेव का काफ़ी बार ये पूछा जाता है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर क्या रहता है, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है। उसी तरीके से फॉर्म फैक्टर का रेशियो क्या रहता है आपको पता होगा, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, उसी को हम लोग कहते हैं फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम टू द आरएमएस। ये काफ़ी बार ऐसे बेसिक से क्वेश्चन होते हैं गाइस, हम लोग जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और यही क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं बेसिक्स, और इसमें काफ़ी बार हमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। जो इफेक्टिव वैल्यू रहती है हमारी करंट की, वो रहती है हमारी आरएमएस करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 200 sin 314 t वोल्ट्स। उसकी एवरेज वैल्यू पूछी गई है। देखिए इसका आरएमएस वैल्यू नहीं, इसका एवरेज वैल्यू, ऐसा काफ़ी बार गूगली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। मैंने आपको वोल्टेज का इक्वेशन बताया था, ये क्या रहता है हमारा Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा का वैल्यू है वो हमारा 314 टी है। ठीक है, जिसको हम लोग 2πf से रिप्रेजेंट करते हैं। वी एम का वैल्यू कौन सा हो गया, 200। अब आपको पता होगा वी एवरेज मतलब क्या होता है, इसका अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे ट्वाइस ऑफ वी एम बाय पाई, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देखिए ट्वाइस ऑफ वीपी बाय पाई, वीपी मतलब क्या हो गया, पीक वोल्टेज। ये जो पीक वोल्टेज रहता है हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा पीक वोल्टेज, ट्वाइस ऑफ वीपी बाय पाई। उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ वी एम बाय पाई। अभी वी एम का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है जो कि 200, 2 इंटू 200 अपान हम लोग पाई को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आता है 127.32 वोल्ट्स। जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन वाला सेशन जो आपको सजेस्ट किया था वो जल्दी से जल्दी आपका अपलोड हो जाएगा, सो दैट आप उसका बेनिफिट ले सको। ठीक है, आप उसकी चिंता मत करिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is question number 3. What will be value of average power in watts if the sinusoidal voltage applied across a RC series circuit? Series RC circuit है, that means हमारे पास एक रजिस्टर है और एक हमारा कैपेसिटर है। ठीक है,
उसका एवरेज पावर क्या रहेगा वाट में हमें पूछा गया, अगर साइनोसाइडल वोल्टेज हमने इसके अक्रॉस में अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो है हमारा 20 साइन ओमेगा टी वोल्ट्स, और करंट जो फ्लो रहा है उसमें से वो है हमारा 10 साइन ओमेगा टी प्लस 60 एम्पियर्स, ठीक है। तो एवरेज पावर पी एवरेज विल बी इक्वल्स टू वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। अभी आपको बता दूं वी आर एम एस का वैल्यू क्या है 20/√2, आई आर एम एस का वैल्यू क्या हमारे पास कितना है, ठीक है। आई आर एम एस कितना है 10, अगर हम लोग √2 से डिवाइड करते तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा आर एम एस, यह क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने आपको बताया था दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू 20, और ये जो 10 जो है 20 है हमारे मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या फैक्टर से डिवाइड करेंगे √2 से, जो हमने चार्ट 1 में देखा था, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा कितना है हमारा 60, ठीक है। ओमेगा टी प्लस ये हो गया हमारा 5, तो थीटा कितना है हमारा, जो 5 कितना है हमारा cos 5 वो है हमारा cos ऑफ 60, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था cos ऑफ 60 के लिए आपको किस तरीके से वैल्यूज़ की ध्यान में रखनी होती, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यूनिट सर्कल मेथड मैंने कुछ ही दिनों एक दिन पहले आपको पढ़ाई थी, ठीक है। 3 एंगल ड्रॉ करना है करके कुछ कॉर्डिंग की मैंने आपको एक टेक्निक आपको बताई थी, उससे आपको cos 60 का वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए cos किसका रहता है, ये हमारा रहता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस कंपोनेंट रहता है, ठीक है, और वाई एक्सिस के लिए हमारा साइन रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट कॉर्ड के लिए हमारा वहाँ पे वैल्यू कितना रहता है 1/2, मैंने आपको बताया था, डेट मीन्स cos 60 का वैल्यू, और यहाँ पे दोनों भी प्लस रहते हैं तो cos 60 का वैल्यू हमारा रहता है 1/2। तो ध्यान में रखिएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, 50 वाट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये कॉस वेव और साइन वेव का जो डिफरेंस है आप यहाँ पे ध्यान में देख सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ लीडिंग वेव। इसके लिए मैंने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। देखिए जिस तरीके से साइन 30, कॉस 120, tan 45 या फिर कोई भी आपको साइन एक कम्प्लीटली 360 डिग्री में कोई भी अगर वैल्यू पूछी जाती है साइनोसाइडल वैल्यू, आपको काफ़ी बार मैं बता दूँ गाइस, ये जो टिप्स है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका फॉर्मूला पता रहता है। काफ़ी बार cos ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, cos ऑफ 120 डिग्री क्या होता है, cos ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे ऑप्शन क्या रहते हैं माइनस या फिर प्लस, ठीक है। इसमें हम लोग काफ़ी बार गलत कर देते थे, आपको आते हुए भी हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो गलत हो जाते, इसीलिए मैंने आपको एक सेशन रिकमेंड किया, ऑलरेडी हमने अपलोड करा दिया। चुटकियों में निकाले साइन 30, cos 120, tan 45 की वैल्यूज, दैट मीन्स कोई भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेते हो विदाउट कैलकुलेटर, मैंने आपको ट्रिक बताई है यूनिट सर्कल की मेथड से, आप फटाक से उसका कोई भी अगर आपको पूछा जाता है जैसे साइन 30 क्या हो गया, साइन 135 और ये सारी जो वैल्यूज़ है आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन वाला एक सेशन है वो भी आपका जल्दी से आ जाएगा, बट ये मैं बता दूं मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जिन स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है तो प्लीज़ इसको जाके देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हार्डली आप सिर्फ 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करो। मैं 100% अश्योर करता हूँ आपको कि ये आपके जिस तरीके से अभी हमने cos ऑफ 60 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, उसी तरीके से आपको कोई भी वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देते हो, या फिर अभी आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इसको जाके देख सकते हैं। आई विल रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि इसको आप जाके देखिएगा इस सेशन के बाद में, विदाउट कैलकुलेटर आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टोटल इंडक्टेंस ऑफ 2 coupled coils in a series aiding and a series opposing connections are 1.4 multiplied by 10⁻³ हेनरी, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हेनरी। देखिए इंडक्टेंस क्या है, 2 coupled coils है, एक सीरीज एडिंग है गाइस, ठीक है, एक सीरीज एडिंग है और एक सीरीज हमारी अपोजिंग है, ठीक है। डॉट मार्किंग से हमने मेंशन कर दिया। तो हमें क्या पूछा गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछा गया। जब हमारे म्यूचुअल एडिंग रहता है तब हमारा एल इक्विवेलेंट क्या रहता है, वो रहता है हमारा L1 + L2, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, प्लस ट्वाइस ऑफ M, ठीक है। और जब हमारा सीरीज अपोजिंग रहता है तो वो एल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 + L2। अब यहाँ पे क्या रहता है माइनस ऑफ ट्वाइस M, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखा है, सीरीज अपोजिंग हो गया और सीरीज एडिंग। हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, सीरीज हमारी एडिंग में कितना है 1.4 × 10⁻³ है, दैट मीन्स 1.4 मिली हेनरी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। 1.4 इज इक्वल्स टू L1 + L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 0.6 इज इक्वल्स टू L1 + L2 माइनस ऑफ ट्वाइस M, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो दोनों भी इक्वेशंस आपको क्या, दोनों भी इक्वेशंस अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, वो आएगी हमारे 1.4 - 0.6 विल बी इक्वल्स टू 4M। दोनों भी एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो L1 + L2 ये दोनों इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। माइनस ऑफ ट्वाइस M माइनस ऑफ -2M, ठीक है। देखिए ट्वाइस M माइनस ऑफ -2M कितना हो जाएगा हमारा 4M हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर हमारा वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो 0.8 आ जाता है 4M, ठीक है।
एम दैट मीन्स हमें यही निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हेनरी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है। सीरीज एडिंग में कनेक्टेड थे हमारे दो कॉइल्स, ये L1 हो गया और ये L2, ये L1 और ये L2 हो गया। ठीक है, इसका अगर आपको फॉर्मूला पता है, कुछ मैथमेटिकल टिप्स एंड टेक्निक अगर आपको पता है, तो आपको विद इन 2 मिनट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको 100% श्योरिटी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज रेजोनेंस कब आता है हमारा? रेजोनेंस सर्किट ऐसी होती है, देखिए दो तरीके के रेजोनेंस रहते हैं, एक तो पैरेलल रेजोनेंस रहता है हमारा, और या फिर हमारा सीरीज रेजोनेंस रहता है। सीरीज रेजोनेंस में हमारा कुछ इस तरीके से होता है, एक हमारा रेजिस्टेंस रहता है, एक कैपेसिटर रहता है और एक हमारा इंडक्टर रहता है। इसमें जो वैल्यू रहती है XC और XL की, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इसकी वैल्यू इक्वल होने के कारण ये सर्किट बिहेव करते हैं हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा। दैट मीन्स इसका सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं रहता। तो उस केस में जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा सीरीज कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, तब हमारा आता है सीरीज रेजोनेंस। अब सीरीज रेजोनेंस की कुछ बातें मैं आपको अब बता देता हूँ। ठीक है, सारे बेसिक से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हुए चल रहे गाइस, उसकी आप चिंता मत करिएगा, सो दैट आपके एग्जामिनेशन के लिए एक भी ऐसा पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस के लिए कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। देखिए एक्सएल का अप्रोचिंग कुछ इस तरीके से रहता है लीनियर, और XC का कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हो गया हमारा XC का। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे ये हो गया हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पे क्या रहता है ये भी आपको ध्यान में रखने का, वो रहता है हमारी फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे क्या रहता है हमारा रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस इन ओम। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है, ये है वो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR। जब हम लोग बिलो फ्रीक्वेंसी रहते हैं हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो XL जो है, ठीक है, ये हमारा लो रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, XL जो है हमारा लो रहता है। ठीक है, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कहाँ पे, इधर। ओके, और जब हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहता है हमारा इस साइड में, तो हमारा XL क्या रहता है, वह रहता है हाई एज कम्पेयर टू XC। ठीक है, और XL जब हाई रहता है हमारा XC से, तब हमारा सर्किट बिहेव करता है एज अ इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, जब हमारा XC हाई रहता है, ठीक है, बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सीरीज की बात करते हैं, देखिए सीरीज में ये ध्यान में रखिएगा। और यह देखिए सीरीज में क्या होता है, इस रीजन में जो है इंडक्टिव सर्किट बिहेव करता है, और इस रीजन में कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करता है सीरीज रेजोनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं। तो और अगर आपका पैरेलल रेजोनेंस है तो उसकी कंडीशन रिवर्स हो जाती है। तो ध्यान में रखिए सीरीज रेजोनेंस के लिए अब यहाँ पे ये जो कंडीशन क्या रहती है, XL = XC। जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, ठीक है, जो बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारा सर्किट एज अ कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करता है, और अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारा इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फॉर द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस मार्क 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिल सकते हैं। इक्वेशंस पूछा गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, जब हमारे पास घर पे मेन्स पे वोल्टेज मार्क है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। ठीक है, 50 हर्ट्ज है, ओमेगा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ओमेगा विल बी 2 पाई इंटू एफ। ठीक है, अभी आपके T2 पाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आपको 2 इंटू 50 करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय पाई, तो ये आ जाएगा हमारा 100 पाई टी। ठीक है, तो 100 पाई टी तो हमारे पास दो ऑप्शंस में गिवन है गाइस। अब ऑप्शंस हमारे पास कौन से गिवन है, 220 या फिर 200√2। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 220√2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास RMS का वैल्यू गिवन है। ठीक है, जो RMS वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है EV, जो वो 220 वोल्ट्स हमारे पास गिवन है। उसके कारण हमारा जो इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा, VM हो जाएगा √2 टाइम्स। अब हम लोग जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 फैक्टर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जब हम लोग इस RMS को VRMS को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है VM। और जो हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यू रहती है ये रहती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना बाय विच डैश इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन द डैश एसोसिएटेड विद द नेबरिंग कॉइल। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा एक फिनोमेना है जिसमें हमारा इंड्यूस्ड EMF जो प्रोड्यूस हो जाता है एक कॉइल में ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक और करंट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द नेबरिंग कॉइल। देखिए दो इंडक्टेंस कॉइल, मतलब इसके कारण जो है, इसके में जो इंडक्टेंस इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, नेबरिंग कॉइल में। ठीक है, ये L1 हो गया और L2। ठीक है, L1 के कारण जो L2 में हमारा इंडक्टेंस जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, वो उसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फाइंड द H
एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ डायमीटर 1 मीटर एंड अ करंट कैरिंग ऑफ अ 2 एम्पियर्स। ठीक है, एच का वैल्यू हमें निकालना है, तो एच को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा रहता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एच इज इक्वल टू आई बाय ट्वाइस आर। आई क्या हो गया हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, आर क्या हो गया हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, आई का वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर्स का, हमारे पास रेडियस कितना गिवन है 0.5। ठीक है, डायमीटर अगर हमारे पास 1 एम्पियर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 0.5 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच निकाल पाएंगे, एच क्या हो जाएगा 2/2 इंटू 0.5, यह आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, 2 एम्पियर्स पर मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, सर्कुलर कॉइल का हमें पूछा गया था। ठीक है, सर्कुलर कॉइल के लिए हमारा वैल्यू क्या था एच का, वो था हमारा आई बाय ट्वाइस आर। और मैं आपको एक और कंडीशन बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट कंडक्टर का पूछा गया, स्ट्रेट कंडक्टर का, उस केस में क्या रहता है एच इज इक्वल टू 1/2 पाई। ठीक है, आई अपॉन ट्वाइस पाई आर, नॉट 1, इट्स आई अपॉन ट्वाइस पाई आर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे पाई का फैक्टर आ जाता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखेंगे। सर्कुलर कॉइल का है तो आई अपॉन ट्वाइस आर, और स्ट्रेट कंडक्टर है तो आई बाय ट्वाइस पाई आर, ये फॉर्मूलाज ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ। टैंक सर्किट में हमारे पास क्या रहता है, तो उसमें एक प्योर इंडक्टेंस रहता है और प्योर कैपेसिटेंस रहता है, और वो कौन से कनेक्शन में कनेक्टेड रहते हैं, तो वो रहते हैं हमारे पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, वो हमारे रहते हैं पैरेलल कनेक्शन में, इंडक्टेंस और एक हमारे कैपेसिटेंस, ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। इसी सर्किट को हम लोग कहते हैं टैंक सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव एंड अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स द वोल्टेज ऑलवेज इज डैश डैश एंड डैश करंट टू रिस्पेक्टिवली। आपको पता होगा जब हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रहता है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो उस केस में इसमें से फ्लो होने वाला करंट और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज वो रहता है हमारे इन फेज। ठीक है, ये तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, कॉमन ही है। ठीक है, जब हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट रहता है, उस केस में हमारा क्या करता है, वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है करंट को। ठीक है, और जब हमारा कैपेसिटिव सर्किट रहता है गाइस, तब हमारा करंट लीड करता है वोल्टेज को। ठीक है, करंट लीड करता है वोल्टेज को, तो ध्यान में रखिएगा बाय 90 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इट लीड्स बाय, दैट मीन्स हमारे इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, और कैपेसिटिव सर्किट में लैग करता है वोल्टेज लैग करता है हमारे करंट को बाय 90 डिग्री। काफ़ी बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बट आपको ध्यान में रखना होगा कि आप लीड लैग क्या है, यह आप कौन किसको लीड कर रहा है, वोल्टेज इसको करंट को लीड कर रहा है, या फिर कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है, बेसिक से कॉन्सेप्ट रहते हैं, बट आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि करंट लीड कर रहा है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पास मेंशन रहता है कॉमा देखिए कि डैश लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या था, करंट लीड द वोल्टेज इन कैपेसिटिव सर्किट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इन सीरीज आरएलसी सर्किट, अगर हमारे पास वी आर का वैल्यू गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज गिवन है, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज गिवन है, तो हमें सोर्स वोल्टेज कितना होगा ये पूछा गया। सीरीज आरएलसी सर्किट की बात की गई। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू वी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, क्योंकि वी एल यहाँ पे डोमिनेटिंग है। ओके, तो क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी कितना आ जाएगा, देखिए 150 माइनस 50 होल स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ऐसा कंडीशन आता है तो ध्यान रखिएगा 100√2 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन एम्पियर टर्न्स। हमें एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू पूछी गई है एम्पियर टर्न्स में। ठीक है, जिसको हम लोग एम्पियर टर्न्स में मेजर करते हैं इन अ मैग्नेटिक सर्किट, अगर उसमें 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, जो कि कैरी कर रहा है 0.2 एम्पियर्स का करंट। आपको पता होगा गाइस, एमएमएफ को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रहता है हमारा फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय हमारा रिलक्टेंस। जैसे हमारा ईएमएफ रहता है हमारे रेजिस्टिव सर्किट में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ईएमएफ हम लोगों को निकालने के लिए V इज इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं आई मल्टीप्लाइड बाय आर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स रहता है जो हमारे करंट की तरह एनालॉगस है, और रिलक्टेंस रहता है हमारा रेजिस्टेंस की तरह एनालॉगस है। तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, और एम्पियर टर्न्स में इसका वैल्यू भी आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ठीक है, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है 100। ठीक है,
और आपको पता होना चाहिए एन आई फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न से 100, ठीक है, और करंट कितना कैरी कर रहा है 0.2 एम्पियर्स। ओके, ये तो हो गया हमारा एमएमएफ के लिए हमने वैल्यू निकाली। अभी हमें क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ, प्रोड्यूस एमएमएफ कितना रहेगा हमें पूछा गया। आपको पता होगा फ्लक्स को अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, एमएमएफ हमें निकालने के लिए क्या हम लोग करेंगे, ठीक है, एम्पियर टर्न्स, ठीक है, टर्न्स कितने हैं हमारे पास, एम्पियर इंटू टर्न्स, ये उसका वैल्यू तो हम लोग सिंपली 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कर देंगे तो वैल्यू आ जाता है हमारा 20, ठीक है, इट विल बी 20। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टैंडर्ड साइनोसाइडल वोल्टेज, स्टैंडर्ड साइनोसाइडल करंट वेव चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट। एक स्टैंडर्ड साइनोसाइडल करंट जो रहता है उसकी पोलैरिटी कब चेंज करता है, व्हेन इट क्रॉसेस जीरो, ठीक है, जब वो जीरो वैल्यू क्रॉस करती है तब उसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। अ करंट थ्रू द इंडक्टेंस फॉलोज, देखिए करंट थ्रू द इंडक्टेंस जो रहता है वो फॉलो करता है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये कुछ इस तरीके से इसका ग्रोथ रहता है, ठीक है, ओके, और इसका इक्वेशन क्या रहता है, आई इज इक्वल टू आई मैक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर बाय एल टी, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारी दिखती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइल इज अप्लाइड टू ऑन अ स्टील कोर, द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज 40 एम्पियर। अ कॉइल जो है हमारे अप्लाई कर दिया स्टील कोर पे जिसका मैक्सिमम करंट है 40 एम्पियर्स का, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है 800 और मीन लेंथ जो है कॉइल की 10 मीटर की। अगर हमारे पास में एरिया ऑफ कोर है वो 0.02 स्क्वायर मीटर का, तो हमें फ्लक्स कितना रहेगा मिली वेबर्स में, ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी में हमारे पास पे 1 वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आपको पता होगा मैंने अभी हमने निकाला एमएमएफ क्या रहता है, एन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट जो कि हमारा 40 एम्पियर्स का गिवन है, ठीक है, 3200 एम्पियर टर्न हमारा मैग्नेटो मोटिव फोर्स यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया, रिलक्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। रिलक्टेंस अगर हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो हमें अल्टीमेट एम क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ द कोर इज 0.02 स्क्वायर मीटर, तो हमें फ्लक्स की वैल्यू पूछी गई, तो हम सिंपली फ्लक्स का वैल्यू पूछा गया, ठीक है, जो कि होता है हमारा एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, ठीक है, एमएमएफ बाय रिलक्टेंस होता है, ठीक है। तो हमें रिलक्टेंस का हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, वो रहेगा हमारा एल बाय म्यू ए, जिसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, एल का वैल्यू कितना है 10, म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 परमेबिलिटी इंटू ए का कितना है हमारे पास 0.2, ठीक है, 0.2 स्क्वायर मीटर 0.2, ये तो आ गया हमारा रिलक्टेंस, ठीक है। अब रिलक्टेंस का वैल्यू दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर का वैल्यू हो गया, हमारे पास एमएमएफ का वैल्यू गिवन है 3200 एम्पियर टर्न्स, ठीक है, तो हम लोग 3200 एम्पियर टर्न्स से ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.2, और ये जो न्यूमरेटर है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए एमएमएफ में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने और रिलक्टेंस में ये कंप्लीट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास नीचे आता है इसमें 10, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 0.0884 मिली वेबर, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसकी चिंता मत करिए, ये जो कैलकुलेशंस है हम लोग इसी तरीके से सेशन में जो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता होगा वही हम लोग सेशंस को जो क्वेश्चन है उसको कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट आपको सिंप्लीफिकेशन करते वक्त जहाँ जहाँ पे आपको इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है सिंप्लीफिकेशन करने की मैथमेटिकली, वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ, वो जल्दी आपका सेशन आ जाएगा, उसकी आप चिंता मत करिएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज अ 0.018 millihenry. If the core of a soft iron of a relative permeability is 900 inserted, then the coefficient of a self inductance will become nearly what? यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है सोलोनाइड का वो हमारा 0.18 मिली हेनरी, और अगर हम लोग कोर है जो सॉफ्ट आयन है जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 900 है, वो अगर हम लोग उसको इंसर्ट करते तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपको ध्यान में रखना होगा जो सेल्फ इंडक्टेंस रहता है सोलोनाइड को कैसा रहता है, L इज इक्वल टू म्यू 0 एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन एल, तो एन ए और एल, ठीक है, एन ए और एल जो है हमारा कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स जो है एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू से, ठीक है, तो L1 μ1 विल बी इक्वल टू L2 μ2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग L1 बाय L2 लिखते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से जो है L1 बाय L2 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, ठीक है। तो L2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा L1 मल्टीप्लाइड बाय μ1 अपॉन μ2, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। L1 का वैल्यू कितना है हमारा 0.18,
0.18 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी है इसलिए, ठीक है। और μ1/μ2 रिलेटिव परमेबिलिटी है। देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी 900 है। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेल्फ इंडक्टेंस है उससे रिलेटेड हमारा जो सेकंड है वो हमारा इसका वैल्यू 900 है, ठीक है। तो इसको हम लोग 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाता है 162 मिली हेनरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। What will be the total power consumed when the three coils each having a resistance of 10 ohms and impedance of 0.02 Henry are connected in a star across a 440 volt 50 hertz थ्री फेज सप्लाई। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, 3 कॉइल्स है, ये हमने स्टार फैशन में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें कितना पावर कंजम्पशन रहेगा हमें पूछा गया। एल का वैल्यू गिवन है, आई हाईलाइट दिस 0.02 हेनरी। रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, ईच रेजिस्टेंस का 10 ohms का, ठीक है। एक्सएल का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 2πfl फार्मूला से, ट्वाइस पाई इंटू एफ कितना आ जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज ऑलरेडी गिवन है। एल का वैल्यू कितना है 0.02, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है हमारा 6.28। एक्सएल का वैल्यू आ गया ओम्स में, ओके। इम्पिडेंस कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। जेड हम लोग किस तरीके से निकालते हैं 10 प्लस। देखिए मैंने जो कॉम्प्लेक्स पावर का जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको ये कैलकुलेशन करना बताया था। आर प्लस एक्सएल होता है, ठीक है। आर ये हो गया जेड का आर प्लस एक्सएल, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सएल का वैल्यू 6.28 ओम्स। तो जेड का वैल्यू हमारे पास आ गया। दैट मीन्स इस कंप्लीट सेगमेंट का हमारे पास इंपेडेंस आ गया। तो आईपीएच को हम लोग निकाल पाएंगे गाइस आसानी से। 440 अपॉन स्टार में क्या होता है, देखिए स्टार कनेक्टेड में वीएल का जो वैल्यू रहता है वो √3 टाइम्स ऑफ आईपीएच रहता है, वीपीएच रहता है, ठीक है। और आईपीएच √3 टाइम्स ऑफ वीपीएच, ठीक है। तो 440 अपॉन हम लोग क्या करेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो करंट है, ठीक है, जो इम्पिडेंस है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें हमारे पोलर फॉर्म्स में। पोलर फॉर्म में जब हम लोग 10 + j 6.28 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आता है 11.8 एंगल ऑफ 32.12 डिग्री। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर कन्वर्जन अभी भी आपको नहीं आ रहा होगा तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको सेशन की पर्टिकुलर लिंक जो है आपको पर्टिकुलर कमेंट कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप चैनल पर जाके जो कॉम्प्लेक्स पावर का हमारा सेशन है अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोग डाला था, वो जाके देखिएगा। आपकी जो कन्वर्जन है आप आसानी से कर पाओगे। मैंने आपको बताया था ये पोलर फॉर्म में इम्पिडेंस का वैल्यू और ये है हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा पोलर फॉर्म में और ये है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अभी हमें जब डिवीजन करने की ज़रूरत रहती है तो हम लोग मेनली ये पोलर फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आईपीएच निकालने के लिए हमारे पास जो वोल्टेज है डिवाइड बाय √3, ठीक है, क्योंकि आपको पावर पता होगा 3 फेज सर्किट में क्या रहता है √3 टाइम्स ऑफ VL IL, ठीक है, मल्टीप्लाइड है cos ऑफ फाई रहता है, ठीक है। तो VL तो हमारे पास गिवन है, ओके। और हमारे पास √3 से हम लोग डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास करंट का वैल्यू, हमारे पास इंपिडेंस का वैल्यू आना चाहिए पोलर फॉर्म में। तो ये आता है 11.8। तो इससे आपका IL का वैल्यू भी आ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा स्टार सर्किट में IL = IPH भी रहता है, ठीक है। तो हमारा 3 फेज पावर सर्किट हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे √3 टाइम्स ऑफ 440 मल्टीप्लाइड बाय 440 अपॉन √3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 11.8 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 32.12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13.89 किलोवाट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉस अभी फाई का वैल्यू कहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, देखिए 32.12 ये हमारा फाई का वैल्यू आ गया। जब हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, इस इम्पिडेंस को पोलर फॉर्म में, तब हमारे पास एक इम्पिडेंस एट एन एंगल ऑफ थीटा आया, ठीक है, जो हमारा फाई रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमने इसको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। We will see the next question. The potential point charge at a distance r is given by potential point charge r at a distance r हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर, देखिए पोटेंशियल क्या रहता है V = W/Q, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके। और वर्क डन क्या रहता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। यहाँ पे नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो F का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है। तो हमारा W का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है। तो अपॉन r, नॉट r², अपॉन r इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज W =
जो हमारा पोटेंशियल पॉइंट चार्ज रहेगा वो हमारा Q1 अपॉन 4πε0 r रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे W का तो वैल्यू निकाल लिया, बट मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है, ठीक है। तो आप V को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान में रखा, V विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q/r, ये आप ध्यान में रख सकते हो। और कुछ जो मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई थी, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, इंडिविजुअल समझाने के लिए मैंने अभी इसके पहले के इक्वेशंस को आपके सामने सॉल्व किया था। सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ओम्स लॉ रिटन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज, जो ओम्स लॉ को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कुछ तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय E। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए J क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा करंट डेंसिटी, E क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, और सिग्मा क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग J इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय E, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है कॉइल में, वो किससे इंडिपेंडेंट रहता है, किससे डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो वो रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। चेंज इन फ्लक्स और टाइम पे वो डिपेंड करता है, क्योंकि E इज इक्वल टू -N/dφ/dt लिखते हैं। ठीक है, dφ/dt लिखते हैं, मीन्स टाइम पे भी डिपेंडेंट रहता है, चेंज इन फ्लक्स पे भी वो डिपेंडेंट रहता है। नेगेटिव साइंस हम लोग किस तरीके से क्यों इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है वो हमारा अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइंस का यहाँ पे साइन का यहाँ पे महत्व रहता है। तो ध्यान में रखिएगा, वो रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट पे अफेक्ट नहीं करता। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस ऑन AC फंडामेंटल्स। हम लोग आने वाले सेशंस में और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे, पार्ट वाइज हम लोग जाएंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। जो हमने आपको सेशन सजेस्ट किया था वो सेशन यहाँ पे आप क्लिक करके उसको जाके देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।